जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। मैं अर्जुन सिंह राठौड़ वेलकम करता हूं गाइज आप सभी का आज के सेशन में। और आज का जो हमारा सेशन होने जा रहा है गाइज, एक बड़ा ही शानदार सेशन है जिस टॉपिक का नाम है आप लोगों का फिक्स प्रपोजिशन। ये जो गाइज फिक्स प्रपोजिशन का जो टॉपिक है ये जनरली आपके फ्रेजल वर्ब के तौर पर भी देखा जा सकता है, ठीक है। और आपके अपकमिंग एग्जाम जिसमें राजस्थान सीईटी, RSMSSB LDC, हाई कोर्ट LDC सभी के अंदर गाइज एक बहुत ही क्रूशियल रोल अपना प्ले करने वाला है। और सीईटी के अंदर गाइज ये दोनों ही लेवल पर है, ये आपसे ग्रेजुएशन लेवल पर भी है और साथ ही साथ 10+2 लेवल पर भी इससे निकलने वाले क्वेश्चंस होंगे। दूसरा, अधिकतर स्टूडेंट्स की एक कमजोरी होती है कि फिक्स प्रपोजिशन उन्हें याद नहीं रहते। और गाइज मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों की यही सबसे बड़ी ताकत बनाकर आपको एग्जाम में भेजूं, ताकि सेंटर पे जब आपको पेपर दिखे तो फिक्स प्रपोजिशन से निकलने वाला कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो चलिए गाइज देखते हैं। हमने इस सेशन में प्रीवियसली गाइज टेबल के अकॉर्डिंग हम देख रहे थे, जो कि हमारे लगभग 35 के अराउंड हो चुके थे गाइज। क्लियर है? यस। लास्ट हमारा अपॉन था और अब देखते हैं हम 36 से। अच्छे समझना गाइज, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए, चीजों पे पकड़ बनाते हुए चलना। तो देखिए, ऑन ऑन के बारे में आपको ध्यान रखना है। ये सेंस देता है टचिंग द सरफेस। इंपॉर्टेंट है सरफेस, मतलब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर है, टच में है और फिक्स है, सरफेस पर है, तो उसे क्या बोला जाता है गाइज? ऑन प्रेपोजिशन के तौर पर यूज लिया जाता है। हिंदी में आपको सेंस देता है पर का। जैसे एग्जांपल है, मैंने कहा ही सेट ऑन द बेंच। अब जैसे मान लीजिए ये बेंच है और ये कोई पर्सन है वो इस पर बैठ गया, तो गाइज टच हुआ है सरफेस पे, तो आपको क्या लगाना होगा? वहां पर ऑन का यूज करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं कहता हूं गाइज टू समवन। क्लियर? जैसे आप हमेशा ध्यान रखना, किसी को सीधे सीधे मुंह पर कोई चीज बोल दो, डायरेक्टली या ओपनली सीधे सीधे मुंह पर कोई चीज बोली जाती है, तो उसके लिए क्या लगाया जाता है गाइज? आपके टू लगाया जाता है। अरे ये बात समझ। जैसे मैं कहता हूं ही टोल्ड द ट्रूथ टू हिज फेस, उसने उसके मुंह पर ही सच बोल दिया। क्लियर है? तो ये जो पर वाला सेंस होता है ना गाइज, ये क्लियर, उसके लिए कभी ऑन मत लगाना। जैसे हिंदी में कॉन्टेक्स्ट ये निकल कर आता है कि उसने उसके फेस पर ही, उसके मुंह पर ही सच बोल दिया, तो मुंह पर तो ये नहीं होगा कि ही टोल्ड द ट्रूथ ऑन हिज फेस, टू हिज फेस होगा। क्लियर? मतलब समझाने वाली जो चीज है वो ये है कि कोई भी चीज अगर सीधे सीधे मुंह पर बोली जाती है तो उसके लिए कभी भी ऑन नहीं लगाया जाता। क्या लगाया जाता है गाइज? आपके टू लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है गाइज आपके फिल विद समथिंग। व्हेन फिल्ड विद समथिंग, भरना किसी वस्तु से। जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु से भरी हुई होती है तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि फिल के साथ हमेशा क्या लगाया जाता है गाइज? विद लगाया जाता है। जबकि अगर मान लीजिए फुल आता है तो फुल के साथ फिर आप ऑफ का यूज करेंगे। ये स्पेशली आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने कहा ही इज फिल्ड विद ग्रीफ। ग्रीफ यानी होता है गाइज दुख। ग्रीफ यानी क्या होता है? दुख को बोला जाता है। वो दुख से भर गया। तो गाइज किसी चीज से भरा हुआ है तो आपको फिल के साथ क्या लगाना होगा? विद लगाना होगा। स्पेशली आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट होता है गाइज एक वर्ड फॉर वर्ड। क्या होता है? वर्ड फॉर वर्ड, जिसे कहा जाता है एग्जैक्ट रिपीटेशन ऑफ द सेम वर्ड्स वर्बेटिम। क्लियर? मतलब आप ठीक कुछ फिक्स शब्द है उनका ही बार बार रिपीटेशन कर रहे हो तो उसे क्या बोला जाता है? आपके वर्ड फॉर वर्ड बोला जाता है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं शब्दशः। क्या बोला जाता है? शब्दशः। जैसे मैं कहता हूं ही ट्रांसलेटेड द होल मैटर वर्ड फॉर वर्ड। उसने पूरे मैटर को ट्रांसलेट किया। कैसे? रिपीटेशन के थ्रू, शब्द से उसने क्या किया? वर्ड फॉर वर्ड उसने ट्रांसलेट किया। क्लियर है? नेक्स्ट है गाइज आप लोगों के सामने डेप्राइव। डेप्राइव टेक्स फिक्स प्रपोजिशन ऑफ। मतलब ये कहना चाहता है कि डेप्राइव वर्ड जो होता है, इस वर्ड के साथ हमेशा क्या लगता है गाइज? आपके ऑफ लगता है। क्लियर? और डेप्राइव का मतलब होता है गाइज किसी चीज से वंचित होना। तो डेप्राइव का हिंदी मीन क्या होगा? किसी चीज से क्या होना? वंचित होना या वंचित करना किसी को।
जैसे मैं कहता हूं ही वॉज deprived ऑफ इवन द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, ठीक है, उसको जीवन की, लाइफ की जो मूलभूत नेसेसिटीज है, क्लियर है, आवश्यकताएं है, उससे क्या किया गया, वंचित किया गया। तो गाइज डेप्राइव के साथ हमेशा क्या लगेगा, आपके ऑफ का यूज होगा। इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है, नोट डाउन कीजिए इसे आप। नेक्स्ट आप लोगों के सामने है इन माई वॉच, ऑन माई वॉच इज रॉन्ग। मतलब इसको ऐसे समझिएगा, जब कहा जाता है ना कि क्या समय हुआ या आपकी घड़ी में क्या टाइम हुआ, तो हिंदी में हम ये कहते हैं कि आपकी घड़ी में क्या समय हुआ, क्लियर है। तो गाइज अधिकतर बच्चों को लगता है कि घड़ी में, तो उस में के लिए वो बच्चे इन लगाते हैं, क्लियर, या ऑन लगाना चाहते हैं कि अगर मान लो हम घड़ी समय देख रहे हैं तो उसके ऊपर देख रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर गाइज अगर हम ऑन लगाना चाहते हो तो गलत होता है, घड़ी में समय देख रहे हैं तो गलत होता है। समय देखने की जब बात आती है गाइज, तो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा बाई यूज किया जाता है, क्लियर, बाई वंज वॉच, बाई वंज क्लॉक, इस तरह से क्या माना जाता है, सही। जैसे मैंने कहा इट इज हाफ पास्ट, हाफ पास्ट का मतलब होता है गाइज आपके हाफ पास्ट 5, 5:30, क्या होता है, 5:30 होता है, क्लियर। बाई बाई, जैसे आपको किसी से समय पूछना है तो आप हमेशा किसका यूज करोगे, बाई का। मैं बोलूंगा व्हाट्स द टाइम बाई योर वॉच, क्या बोला जाएगा, व्हाट्स द टाइम बाई योर वॉच, आपकी घड़ी में क्या समय हो गया। अब अगर आप कहना चाहते हो कि 5 बज गए तो इट्स 5 o'clock बाई माई वॉच, इट्स 5 o'clock बाई माई वॉच। तो कुल मिलाकर यहाँ सीखने वाली जो चीज है वो है कि आपको अक्सर इसके साथ किसका यूज करना है, बाई का यूज करना है। नेक्स्ट है गाइस, टू द नॉर्थ साउथ टू शो डायरेक्शन। हमेशा आप लोगों को ध्यान रखना है कि कभी भी कोई दिशा बताते हो, कोई डायरेक्शन आप बताते हो, उसके लिए प्रेपोजिशन क्या लगाया जाता है, उस डायरेक्शन से पहले टू का यूज किया जाता है। जैसे मैंने कहा श्रीलंका इज टू द साउथ ऑफ इंडिया, श्रीलंका जो है वो भारत के कहां पर है, दक्षिण में है। तो आपने पोजीशन दी श्रीलंका को और कहां बताया, भारत के दक्षिण में। तो अब अक्सर बच्चों को ऐसे लगता है ना कि श्रीलंका भारत के दक्षिण में है, तो वो क्या करते हैं कि ऑप्शन को, श्रीलंका इज इन द साउथ ऑफ इंडिया, क्लियर, बाय द साउथ ऑफ इंडिया। लेकिन कोई डायरेक्शन आपको बतानी है, दिशा बतानी है, तो आप हमेशा किसका यूज करोगे गाइज, टू का यूज करोगे, क्लियर है। तो ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है गाइज अंडर द ट्री ऑन द सीमेंटेड प्लेटफॉर्म। मतलब जब आप पेड़ के नीचे हो और कोई सीमेंटेड प्लेटफॉर्म हो, मतलब ठोस प्लेटफॉर्म पर आप बैठे हो, तो उस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको हमेशा किसका यूज करना है, अंडर का। जैसे मैं कहता हूं आफ्टर गेटिंग टायर्ड, थकने के बाद, ही सेट अंडर द ट्री ऑन द ग्राउंड, वो पेड़ के नीचे और कहां बैठ गया, ग्राउंड के ऊपर। मतलब पेड़ के नीचे कोई ग्राउंड था, उसकी छाया, तो वो तो इन द साइड होता है, लेकिन यहाँ पेड़ के नीचे बैठने की बात की जा रही है तो क्या लगाया जाएगा गाइज, आपके अंडर का यूज किया जाएगा। इस चीज का आप लोग विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट है गाइज इन द शेड, नॉट अंडर द शेड इज रॉन्ग। वही चीज जो अभी मैं आपको बता रहा था कि पेड़ के नीचे बैठने की बात होगी तो आप अंडर द ट्री लगाओगे, लेकिन जब छाया में बैठने की बात होगी ना गाइज, तो इन द शेड यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, इन द शेड। जैसे मैंने कहा ही सेट इन द शेड ऑफ द ट्री, वो पेड़ की छाया में बैठ गए। तो गाइज जब छाया की बात होती है तब हम किसका यूज करते हैं, इन का। और जब पेड़ के नीचे बैठने की बात होती है तो हम किसका यूज करते हैं, अंडर का। नोट डाउन कीजिएगा इसे आप लोग, उसके बाद हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट ये कहता है गाइज, बहुत अच्छे समझना, एडजेक्टिव्स एंडिंग इन IOR टेक प्रपोजिशन टू। मतलब ऐसे एडजेक्टिव जिनकी एंडिंग किससे होती है गाइज, IOR, वो अपने बाद हमेशा कौन सा प्रपोजिशन यूज करते हैं, टू का। हिंदी वाले बच्चे पढ़ लीजिए, जो एडजेक्टिव IOR में खत्म होते हैं उनके बाद टू का यूज होता है। ऐसे कौन कौन से एडजेक्टिव होते हैं, तो देखिएगा, सुपीरियर है IOR, इंफीरियर है IOR, प्रायर है IOR, सीनियर IOR, जूनियर IOR, ऐसे और भी होते हैं, जैसे एंटीरियर है,
ठीक है, पोस्टीरियर है। इन सब के बाद आपको टू का यूज करना है, किसके बजाय, देन के बजाय। मतलब इनके बाद आप कभी भी देन का यूज नहीं कर सकते, इनके बाद किसका यूज किया जाता है गाइज, टू का यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है गाइज डिफरेंट फ्रॉम, चाहे डिफरेंट हो या डिफर हो, दोनों के बाद किसका यूज होता है गाइज, फ्रॉम का। और इंग्लिश में इसका मीन होता है बी अनलाइक, हिंदी में मीन होता है भिन्न होना। कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु से भिन्न होती है तो हम किसका यूज करते हैं, डिफर फ्रॉम या डिफरेंट फ्रॉम। जैसे मैंने कहा हिज नेचर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज ब्रदर, उसका जो नेचर है, उसका जो व्यवहार है, उसका जो बिहेवियर है, वो उसके भाई से क्या है, भिन्न है, अलग है। तो गाइज यहाँ पर आप डिफरेंट लगा रहे हो तो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म के अंदर इजेमार वोजवर के बाद आता है और फ्रॉम लगेगा। डिफर लगाओगे तो कैसे बोलना पड़ेगा, हिज नेचर डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ हिज ब्रदर। तो डायरेक्टली आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनेट फॉर्म के अंदर आपको यूज करना। नेक्स्ट है गाइज लुक इनटू, लुक इनटू ए मैटर। देखिए लुक इनटू एक फ्रेजल वर्ब होती है, जिसका मतलब होता है गाइज आपके कि लुक के साथ अगर आप कभी भी फिक्स प्रपोजिशन इनटू का यूज करते हो तो इसका मीन निकल कर आता है टू इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेशन का मतलब है जांच पड़ताल करना या जांच करना किसी की, उसे बोला जाता है लुक इनटू। जैसे मैंने कहा द पुलिस विल लुक इनटू द मैटर, पुलिस इस मैटर के अंदर क्या करेगी, अब जांच करेगी। तो जांच पड़ताल करना, टू इन्वेस्टिगेशन को क्या बोला जाता है गाइज आप लोगों के, लुक इनटू बोला जाता है। नेक्स्ट है गाइज टॉक। टॉक के बारे में ध्यान रखना है कि जब टॉक वर्ब के तौर पर आती है, बहुत अच्छे समझना, जब टॉक वर्ब के तौर पर आती है तो इसके साथ फिक्स प्रपोजिशन टू लगाया जाता है, और जब टॉक नाउन के तौर पर आता है तो इसके साथ फिक्स प्रपोजिशन विद लगाया जाता है। दोनों का मीन सेम होगा, हैविंग ए कन्वर्सेशन, हैविंग ए कन्वर्सेशन हिंदी में इसे कहते हैं बात करना, और यहाँ होता है बातचीत का होना, या टॉक विद का मतलब होता है वार्तालाप। क्या होता है गाइज, वार्तालाप को बोला जाता है टॉक विद। जैसे मैंने कहा आई टॉक टू हिम, तो टॉक के बाद टू आ रहा है क्योंकि टॉक यहां पर वर्ब के तौर पर आया है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा मैंने उससे बातचीत की। जबकि मैंने कहा आई हैड अ टॉक विद हिम ऑन दिस इश्यू, मैंने इस मुद्दे पर उससे क्या किया, वार्तालाप किया। तो गाइज दोनों में डिफरेंस क्या है तो समझना, अगर टॉक के साथ कभी भी विद दिखेगा तो उस टॉक से पहले आपको या तो आर्टिकल ए दिखेगा या आर्टिकल द दिखेगा, या तो बोला जाता है द टॉक विद या क्या बोला जाता है, ए टॉक विद। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि जैसे मैं कहता हूं पीएम ने पाकिस्तान के प्रेसिडेंट से इस मुद्दे पर बात करी, तो गाइस ये वार्तालाप हुई ना, तो इसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, द टॉक विद द पीएम या द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। क्लियर, तो ए टॉक विद बोलो या बोलोगे आप द टॉक विद, और जब ए या द नहीं आएगा तो फिर वो वर्ब फॉर्म में होगा और टॉक के साथ आपको क्या लगाना होगा, टू लगाना होगा। ठीक है, नोट डाउन कीजिएगा इसे। नेक्स्ट लिसन। लिसन वर्ड के बारे में गाइज आप लोगों को ध्यान रखना है कि लिसन के जस्ट बाद हमेशा क्या आता है, टू। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझना कि लिसन के बाद गाइज टू तभी यूज लिया जाएगा जब उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप लिसन के बाद कभी भी क्या नहीं लगाएंगे, टू नहीं लगाएंगे। ठीक है, दूसरा इसका इंग्लिश मीन होता है गिव समवन अटेंशन टू ए साउंड, किसी चीज को सुनना बहुत ही ध्यान से। जैसे मैंने कहा ही इज लिसनिंग टू द सरमन ऑफ द प्रिस्ट, प्रिस्ट जो अपना सरमन दे रहा है उसको बड़े ही ध्यान से क्या कर रहा है, सुन रहा है। तो गाइज यहाँ द सरमन ऑफ द प्रिस्ट पूरा का पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो लिसन के बाद हमने किसका यूज किया है, टू का यूज किया है। ये चीज स्पेशली ये लिसन के बारे में आपको ध्यान। नेक्स्ट है प्रोवाइड। यहां गाइज एक चीज देखिएगा, प्रोवाइड समथिंग टू समवन। ठीक है,
और यहां बनता है प्रोवाइड समवन विद समथिंग। देखो जहां कहीं भी गाइज मैं समवन लिखता हूं वहां पर आप समझ जाइएगा कि समवन का मतलब होता है पर्सन, कोई व्यक्ति होगा, या तो कोई नाउन आएगा, व्यक्ति का नाम आएगा, या फिर गाइज कोई ऑब्जेक्ट आएगा, मतलब आई वी दे यू ही सी इट वन, इस तरह से आपको यूज करना हो। और समथिंग का मतलब होता है आप लोगों के वस्तु, थिंग की बात करेगा ये। समझ आ रही है बात आप लोगों को? ठीक है, तो देखिए जब प्रोवाइड के जस्ट बाद अगर कोई वस्तु आती है तो गाइज आप टू का यूज करोगे, और जब प्रोवाइड के बाद अगर गाइज व्यक्ति का नाम आता है तो आप किसका यूज करोगे? विद का यूज करोगे। तो चलिए देखते गाइज कि प्रोवाइड के जस्ट बाद अगर वस्तु की बात होगी तो आप टू लगाएंगे, प्रोवाइड के जस्ट बाद अगर व्यक्ति की बात होगी तो गाइज आप हमेशा किसका यूज करोगे? विद का यूज करोगे। जैसे देखते हैं, मैंने कहा सी हैज ऑलवेज प्रोवाइडेड हेल्प टू हर चिल्ड्रन, उसने हमेशा अपने बच्चों को क्या उपलब्ध करवाया है गाइज? क्या प्रोवाइड करवाई है? मदद प्रोवाइड करवाई है। तो अब प्रोवाइड के बाद हेल्प है, अब मदद में कुछ भी हो सकता है, पैसे दिए होंगे, मदद के अंदर उसने बाइक दिलाई होगी, एजुकेशन दी होगी बच्चों को। तो गाइज जब प्रोवाइड के बाद आपको कोई वस्तु की बात होती है तो आप टू लगाओ। जबकि मैंने कहा वी कैन नॉट प्रोवाइड यू विद एनी इंफॉर्मेशन, हम आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करवा सकते। तो गाइस जब प्रोवाइड के बाद क्या आ रहा है? आपके यू आ रहा है जो कि समवन में है। तो अब आप प्रोवाइड के साथ किसका यूज करोगे? विद का यूज करोगे। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा, नोट डाउन कीजिएगा इसे। नेक्स्ट है गाइस 53rd, समझिएगा। ये कहता है प्रोवाइड एंड सजेस्ट टेक। गाइस बहुत अच्छे समझना, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये कुछ वर्ब्स है आपके, जैसे से है, सजेस्ट है, प्रपोज है, स्पीक, रिप्लाई, एक्सप्लेन, कंप्लेन, टॉक, लिसन, राइट, रिपोर्ट, प्रे एंड डिस्क्राइब। क्लियर गाइस? अगर ये वर्ब आपको कभी भी दिख रही हो तो इनके बाद आप किसका यूज करोगे? टू का। किसका यूज करोगे? टू का। दूसरा, फिर इनके बाद आपके इंफिनिटिव फॉर्म का यूज किया जाता है। इंफिनिटिव कहता है आपको इंग्लिश में कि टू के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैंने कहा ही सजेस्टेड टू हिम, ठीक है, टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम। तो गाइज आपने यहां देखो वापस से टू टेक लगाया है हमने इंफिनिटिव, तो फिर सजेस्टेड के बाद आपको किसका यूज करना होगा? टू का। जबकि यहां पर देखिए टॉल डज नॉट टेक टू, डायरेक्टली समझो आप, इतना झामझोल मत समझो। एडवाइस है, टेल है, आस्क है, बेग है, कमांड है, एनकरेज है, रिक्वेस्ट है, इन्फॉर्म है, थैंक, वेलकम, वार्म, फॉरबिड, ऑर्डर, कॉम्प्लीमेंट, कॉन्ग्रेचुलेट, रिमाइंड। इनके बाद आप डायरेक्टली टू का यूज नहीं करोगे। क्लियर? जब ये कोई ऑब्जेक्ट अपने बाद ले रहे हो, जैसे मैंने कहा आई वॉन्ट हिम, मैंने उसे क्या किया? वॉन्ट किया। तो यहां आई वॉन्ट टू हिम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर आता है जिसके बाद आप कोई प्रपोजिशन नहीं लगाओगे। आपको डायरेक्टली बोलना पड़ेगा आई वॉन्ट हिम टू स्टे अलर्ट, मैंने उसे अलर्ट रहने के लिए क्या किया? वार्न किया। तो गाइस डायरेक्टली बोला जाएगा। अब एग्जामिनर अगर आपको ये इस तरह से दे दे कि आई वार्न टू हिम, तो फिर ये गलत हो जाएगा। आपको इसके साथ किसका यूज नहीं करना है? टू का यूज नहीं करना है। नोट डाउन कीजिएगा। और इसी के साथ आपका 53rd 54th होता है। नेक्स्ट, यस, ये कहता है रीच। रीच डज नॉट टेक एनी प्रपोजिशन इफ फॉलोड बाय द नेम ऑफ द डेस्टिनेशन। मतलब यह है गाइस कि रीच के बाद अगर कभी भी कोई डेस्टिनेशन आता है, कोई प्लेस की बात होती है, तो आप उसके साथ नो प्रपोजिशन, एनपी का मतलब है कोई प्रपोजिशन यूज नहीं करोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि रीच के साथ कभी प्रपोजिशन नहीं लगता है, बहुत अच्छे से सुनना। रीच के साथ प्रपोजिशन लगता है लेकिन कंडीशंस चेंज होने पर। रीच के बाद अगर कोई जगह की बात होती है, स्थान की बात होती है, तो गाइस कोई प्रपोजिशन आप नहीं लगाओगे। जैसे मैंने कहा आई रीच दिल्ली, क्या कहा? आई रीच दिल्ली,
मैं कहाँ पहुंचा, दिल्ली। तो अब रीच के बाद गाइज प्लेस आ रहा है। मैंने कहा रीच्ड होम लेट, मैं घर देरी से पहुंचा, तो रीच के बाद होम आ रहा है, घर की बात हो रही है। तो गाइज यहाँ पर प्लेस है, तो आप रीच के साथ एट का यूज नहीं करोगे, ठीक है। अब देखिएगा, जब आप किसी एग्रीमेंट पर पहुंचते हो, जैसे हम मान लीजिए 5 दोस्त थे, पांचों दोस्त किसी मुद्दे के ऊपर बातचीत कर रहे थे और लास्ट में हम किसी समझौते पर पहुंचे, तो बात तो पहुंचने की हो रही है ना, लगेगा तो रीच ही, लेकिन जिस समझौते पर हम पहुंच रहे हैं वो जगह तोड़े ना है, वो एग्रीमेंट है गाइस आपके, ठीक है। तो जब आप किसी समझौते पर, एग्रीमेंट पर पहुंचते हो, जब आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हो, निष्कर्ष पर पहुंचते हो, तो फिर रीच के साथ क्या लगाया जाता है गाइस आपके, एट लगाया जाता है। जैसे मैं कहता हूं द कमेटी रीच्ड एट अ कंक्लूजन, ठीक है। अब ऐसे समझो आप, मैं कहता हूं कि कमेटी दिल्ली पहुंची, कमेटी दिल्ली पहुंची, तो बोला जाएगा द कमेटी रीच्ड दिल्ली, बस, क्योंकि स्थान है। लेकिन मैं कहता हूं कमेटी किसी समझौते पर पहुंची, तो बोला जाएगा या कमेटी किसी निष्कर्ष पर पहुंची, तो द कमेटी रीच्ड एट एग्रीमेंट, द कमेटी रीच्ड एट अ कंक्लूजन। तो ये आप लोगों को आई होप अच्छे से समझ आ चुका होगा। फिर है गाइस गो, कम, अराइव, मतलब कुल मिलाकर इसे समझ लीजिए, इनके बाद आप 8 या 2 नहीं लगाएंगे। जब घर पहुंचने की बात होती है तो हम क्या कहते हैं, आई कम होम एट 7 PM, मैं कितनी बजे आता हूं घर पे, 7। क्लियर। तो ये गाइज आपको रीच के बारे में ध्यान रखना। नेक्स्ट, उम्मीद करता हूं समझ में आपको अच्छे से आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई गाइज डाउट हो तो आप लोग बिल्कुल कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिए, किसी भी तरह का कोई डाउट है, क्लास ओवर होने के बाद आप कमेंट्स कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए गए हैं, वहां पर आप कॉल करके जो भी डाउट हो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। फिर है गाइज लीव, एक होता है आपके लीव फॉर सम डेस्टिनेशन, ठीक है। डिपार्ट फॉर का सेंस देता है, डिपार्ट फॉर का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर जगह के लिए रवाना होने को क्या बोला जाता है गाइस, आपके लीव फॉर कहते हैं। जैसे मैंने कहा ही लेफ्ट फॉर दिल्ली एट 9 PM, तो इसका मतलब होगा गाइस वो दिल्ली के लिए कितनी बजे निकला, 9 बजे, मतलब दिल्ली के लिए वो 9 बजे उसने रवानगी ली। तो गाइस लीव के साथ किसका यूज करोगे आप, फॉर का यूज करोगे। इसी तरह से है आपके एग्री विद समवन और एग्री टू ए मैटर, मतलब यहां सीखने वाली चीज ये है कि एग्री के साथ गाइज विद का भी यूज होता है और एग्री के साथ टू का भी यूज होता है। विद कब लगता है, जब आप किसी व्यक्ति से सहमत हो, और टू कब लगता है, जब आप किसी मुद्दे पर सहमत हो या किसी वस्तु से सहमत हो। टू हैव द सेम ओपिनियन विद ए पर्सन, टू हैव द सेम ओपिनियन विद एनी, टू एनी इश्यू। क्लियर। जैसे मैं कहता हूं आई एग्री विद यू, मैं आपसे सहमत हूं, तो गाइज किससे सहमत हो, पर्सन से, तो आपको विद लगाना हो। मैं कहता हूं एग्री टू माई सजेशन, वो मेरे सजेशन से सहमत हो गया, तो गाइज अब यहां पर्सन की बात नहीं हो रही, तो एग्री के साथ क्या लगेगा, आपके टू लगेगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। फिर है गाइज एनॉयड विद अ पर्सन और एनॉयड एट समथिंग, मतलब यहां सीखने वाली चीज ये है कि एनॉय वर्ड, एनॉय का मतलब होता है नाराज होना, घृणा को बोला जाता है। क्लियर। और एनॉयड के साथ 2 प्रेपोजिशन लगते हैं गाइज, या तो विद आता है या एट आता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनॉयड विद एंड एनॉयड एट, द मेन डिफरेंस कि एनॉयड के साथ विद तब आता है जब आप किसी व्यक्ति की बात कर रहे हो, किसी व्यक्ति से नाराज हो रहे हो, तो एनॉयड के साथ एट तब आता है जब आप किसी बात पर नाराज हो रहे हो। मैं यहां लिख देता हूं किसी बात पर, और यहां है व्यक्ति से नाराज होना। जैसे मैं कहता हूं वी वर एनॉयड विद हिम, हम उससे क्या थे, नाराज थे। तो व्यक्ति से नाराज थे, तो आप एनॉयड के साथ क्या लगाओगे, विद लगाओगे। मैं कहता हूं आई वॉज एनॉयड एट हिज बिहेवियर, मैं उसके बिहेवियर से क्या था, नाराज था, ठीक है, उसके व्यवहार से नाराज था। तो गाइज यहाँ कोई बात है उससे नाराज हो, तो एनॉयड के साथ आपको क्या लगाना होगा, एट लगाना होगा। ओके, नोट डाउन कीजिए। फिर गाइज अवेल, अवेल के बाद हमेशा क्या आता है, ऑफ, ये फिक्स है। टू बी और यूज और एडवांटेज, किसी चीज का फायदा उठाना या किसी चीज का लाभ उठाने को क्या बोला जाता है गाइज, आपके अवेल। अवेल के बारे में एक बात ये भी याद रखनी है गाइज,
अवेल अपने आप में टीवी होती है, टीवी का मतलब ट्रांजिटिव वर्ब होती है, तो अवेल के बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा या रिफ्लेक्सिव केस का प्रोनाउन हमेशा आएगा गाइस। विदाउट रिफ्लेक्सिव केस अवेल का यूज नहीं करो। जैसे मैं कहता हूं आई अवेल्ड माई सेल्फ ऑफ द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड फॉर द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई गई थी गाइस, मैंने उसका क्या उठाया, फायदा। क्लियर है। तो गाइज अवेल के बाद आप देखते हो तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव केस आ रहा है, क्या, माई सेल्फ आ रहा है। तो ये बात आपको अवेल के बारे में ध्यान नोट डाउन कीजिए इसे आप लोग। नेक्स्ट है गाइज आप लोगों के सामने एंग्री विद। देखिए एंग्री के साथ विद भी लगता है और एंग्री के साथ एट का यूज भी आप लोगों के होगा। एंग्री विद समवन और एंग्री एट समवन नहीं गाइज, यहां पर समथिंग होगा आप लोगों के। इसको थोड़ा सा हम सही कर लेते हैं, ठीक है। जैसे किसी बात पर नाराज होना या समथिंग के लिए यूज लिया जाता है, किसी वस्तु पर। एंग्री विद यहां लिखिए आप व्यक्ति से। क्लियर है। और ये थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हुई है ये। तो देखिए अगर आप किसी व्यक्ति से नाराज हो तो आपको एंग्री के साथ विद लगाना है। जैसे मैं कहता हूं आर यू एंग्री विद मी, कि आप मुझसे नाराज हो, तो व्यक्ति की बात है, ठीक है। जबकि मैं कहता हूं किसी वस्तु से या किसी बात पर आप नाराज हो, तो गाइज आपको क्या लगाना है, एंग्री के साथ एट लगाना है। जैसे मैं कहता हूं आई वॉज एंग्री या आई एम एंग्री एट हिज मिसकंडक्ट, कंप्लीट है। या आई एम एंग्री एट द मिसमैनेजमेंट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के मिसमैनेजमेंट पर बहुत क्रोधित हूं, गुस्सा हूं। तो गाइज यहां एंग्री के साथ क्या लगेगा, आपके एट का यूज होगा। एडेप्ट टू सर्कमस्टेंसेज, एडेप्ट का मतलब होता है गाइज किसी परिस्थिति के अनुकूल अगर आप हो रहे हो, तो एडेप्ट के साथ फिक्स प्रपोजिशन क्या लगता है, आपके टू लगता है। जैसे मैंने कहा टू मेक सुटेबल टू और फिट फॉर ए स्पेसिफिक यूज। जैसे एग्जांपल है द एडेप्टेड देमसेल्व्स टू द चेंजेस क्विकली, तुरंत जो चेंजेस हुए हैं उससे उन्होंने क्या कर लिया, खुद को एडेप्ट कर लिया, अनुकूल बना लिया, परिस्थिति के अनुकूल खुद को ढाल लिया। नेक्स्ट है गाइज आपके एडजेसेंट। एडजेसेंट का हिंदी मतलब होता है समीप या बगल में, समीप या बगल। और एडजेसेंट के साथ गाइज हमेशा फिक्स प्रपोजिशन क्या लगता है, आपके टू, लाइन, नियर और क्लोज। जैसे मैंने कहा द टेम्पल इज एडजेसेंट टू माई हाउस, मंदिर जो है वो किसके समीप है, मेरे मकान के। मंदिर जो है वो मेरे मकान के बगल में है। मैं कहता हूं चाइना इज एडजेसेंट टू लद्दाख, चाइना किसके बगल में है, लद्दाख के बगल में है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो एडजेसेंट के साथ हमेशा किसका यूज होगा गाइज, आपके टू का यूज होगा। नेक्स्ट है गाइज एंटीडोट। एंटीडोट टू सम पॉइजन, क्लियर, मतलब विषनाशक। किसी भी चीज का एंटीडोट दिया जाता है किसी को काटने के लिए, विष को काटने के लिए क्या होता है गाइज, एंटीडोट। और एंटीडोट के साथ हमेशा किसका यूज करते हैं, टू का। इंग्लिश में मीन होता है इसका टू लेसन द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, जहर के इफेक्ट को, प्रभाव को कम करने को क्या बोला जाता है, एंटीडोट। और इसके साथ हमेशा फिक्स प्रपोजिशन क्या लगता है गाइज, टू। जैसे मैंने कहा देयर इज नो एंटीडोट टू दिस पॉइजन, इस पॉइजन का कोई एंटीडोट नहीं है, मतलब इसको काटने वाला कोई भी आप लोगों के वैक्सीन नहीं है। क्लियर है। तो एंटीडोट के साथ हमेशा क्या लगेगा, टू। नोट डाउन कीजिएगा इसे। ओके, तो चलिए इसी के साथ गाइज हमारा आज का सेशन ओवर होता है। तो पहले तो ये बताइए आप लोगों को सेशन अच्छा लगा, और उम्मीद करता हूँ अच्छे खासे तरीके से आपको समझ आया होगा। और ये गाइज आप लोगों के फिक्स प्रपोजिशन के बहुत सारे हमने सेशन कर रहे हैं। तो देखिए अब इम्पोर्टेंट चीज निकल कर आती है गाइज कि आप लोगों से उम्मीद की जाती है कि हम तो मेहनत कर ही रहे हैं, और स्पेशली मैं आप लोगों के लिए बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अब आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि आप लोग ये जितने फिक्स प्रपोजिशन है इनको एग्जाम्पल्स के साथ याद करें। क्योंकि देखिए गाइज फिर मैं कह रहा हूँ, फिक्स प्रपोजिशन, इडियम, फ्रेजेज, फ्रेजल वर्ब, ये ऐसा पार्ट है जिसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट काम नहीं करता है। इनका जो एक्चुअल मीन होता है वो जब तक आंसर नहीं दोगे तब तक तुक्का भी नहीं लगा सकते। तो आप ये मानकर चलिएगा कि पैसेज है सभी करेंगे, आर्टिकल, एडजेक्टिव, ये सब करने वाले, टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स को आते होंगे।
लेकिन जब क्वेश्चन प्रेपोजिशन का अगर फिक्स प्रेपोजिशन पर आ गया तो गाइज उसका एग्जैक्ट आंसर विद एक्यूरेसी वो ही बच्चा दे सकता है जिसने कभी उसको पढ़ा होगा। अगर कभी नहीं पढ़ा तो गारंटीड है वो उसके आंसर पे एज्यूम भी नहीं कर पाएगा। ये 101% होगा कि आंसर एज्यूम भी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके। इसलिए उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। एक अच्छे स्टूडेंट होने के नाते आप लोग इन चीज़ों को पढ़िए और बेहतरीन रिजल्ट दीजिए। जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उस दिन आप लोगों से ज़्यादा खुशी हमें होगी, क्योंकि हमारा कोई स्टूडेंट बाबू बन चुका होगा। क्लियर है, अच्छी पोस्ट पर जा चुका हो। क्लियर गाइज, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में नए फिक्स प्रपोजिशंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।